गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ऐसा उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। आज हम अध्ययन करेंगे टेक्सटाइल मटेरियल के अंतर्गत टेक्सटाइल फाइबर का इसेंशियल प्रॉपर्टी और डिजायरेबल प्रॉपर्टी। तो हम अध्ययन जो कर चुके हैं पार्ट 1 में टेक्सटाइल फाइबर की इसेंशियल प्रॉपर्टी को हमने अध्ययन कर चुका है। तो आज हम अध्ययन करेंगे टेक्सटाइल फाइबर की डिजायरेबल प्रॉपर्टी। डिजायरेबल प्रॉपर्टी क्या होती हैं, ठीक है। टेक्सटाइल फाइबर की डिजायरेबल प्रॉपर्टी क्या होती है उसको अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या अध्ययन करना है। इसमें हमें अध्ययन करना है जो फाइननेस अध्ययन करना है, दूसरा रेजिलेंसी अध्ययन करना है, रेजिलेंसी अध्ययन करना है, यूनिफॉर्मिटी अध्ययन करना है, पोरोसिटी अध्ययन करना है, लस्चर अध्ययन करना है, कमर्शियल अवेलेबिलिटी अध्ययन करना है, ठीक है। इतनी चीज़ों को हमें अध्ययन करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे फाइननेस क्या होती है। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे फाइननेस क्या होती है, ठीक। सबसे पहला जो पॉइंट है आपका फाइननेस, ये आपका 5 नंबर में आता है, ठीक। तो फाइननेस एकांक लंबाई को यह दर्शाता है। फाइननेस मतलब बारीकपन, यह एकांक लंबाई को दर्शाता है, ठीक है। फाइननेस फाइबर के एकांक लंबाई को दर्शाता है। इसे ग्राम प्रति इंच या ग्राम प्रति सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं। फाइननेस को ग्राम प्रति इंच या ग्राम प्रति सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं, ठीक है। फाइबर जितना लंबा होगा, लॉन्ग होगा, और जितना फाइन होगा, फाइबर जितना लंबा होगा और जितना फाइन होगा उतनी ही फाइबर की स्ट्रेंथ होगी, उतनी अधिक फाइबर की स्ट्रेंथ होती है। तो पहला फाइननेस यह बारीकपन, अगर इसकी हिंदी देखेंगे बारीकपन, कितना बारीक है, ठीक। यह एकांक लंबाई को दर्शाता है। इसे ग्राम प्रति इंच या ग्राम प्रति सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं। फाइबर जितना लंबा होगा और फाइन होगा, पतला होगा, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही अधिक होगी। ये आपका फाइननेस हो गया। इसके बाद हम देखते हैं रेजिलेंसी क्या होती है। रेजिलेंसी दूसरा पॉइंट है, रेजिलेंसी। दूसरा पॉइंट है रेजिलेंसी। ठीक। जब किसी पदार्थ पर कोई फोर्स लगाया जाता है और फोर्स लगाने के बाद वह पदार्थ उसी अवस्था में आ जाता है, उसी को रेजिलेंसी कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये आपका फाइबर है, इस पर फोर्स लगा दिए हम, फोर्स लगाने बाद इस टाइप की लेंथ, इसमें कोई परिवर्तन आ रहा है। जैसे आपका एक क्रीज देना है, क्रीज देना उलन फैब्रिक पे, जैसे ही आप क्रीज इसमें देते हैं, फोर्स लगा देते हैं, तो उसी अवस्था में पुनः आ जाता है अपनी ओरिजिनल स्टेट में, उसी को रेजिलेंसी कहते हैं। यह नेचुरल फाइबर में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक आपका वूल में पाया जाता है। नेचुरल फाइबर में रेजिलेंसी ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन वुलन फाइबर में सर्वाधिक पाई जाती है।
जब आप प्रेस करेंगे तो क्रीज जनरेट होगी। उसके कुछ समय बाद वो अपने पुनः उसी स्टेट में आ जाता है, ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। इसीलिए वुलन फाइबर में क्रीज देना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। इसमें क्रीज नहीं दिया जाता वुलन फाइबर में, इसीलिए क्रीज नहीं दिया जाता है। ठीक है, यह मैनमेड में कम होती है, मैनमेड फाइबर में कम होती है। रेजिलेंसी जो होती है मैनमेड फाइबर में कम होती है। इसके बाद हम देखते हैं यूनिफॉर्मिटी क्या होती है। यूनिफॉर्मिटी क्या होती है, तीसरा पॉइंट है आपका यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, तीसरा पॉइंट है यूनिफॉर्मिटी। इसमें फाइबर की मोटाई और लंबाई को देखते हैं। फाइबर की मोटाई और लंबाई समान होनी चाहिए। जो नेचुरल फाइबर होते हैं उसमें यह गुण कम होता है, कोई लंबा होगा, कोई ज़्यादा मोटा होगा। फाइबर कोई ज़्यादा लंबा होगा, कोई ज़्यादा मोटा होगा, उसकी डायमीटर ज़्यादा होगी। ठीक है, इसमें नेचुरल फाइबर में यूनिफॉर्मिटी कम पाई जाती है। ठीक है, नेचुरल फाइबर में यूनिफॉर्मिटी कम पाई जाती है, जबकि मैनमेड में यह ज़्यादा पाई जाती है। मैनमेड में ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि वह मानव द्वारा निर्मित होता है, उसकी मोटाई मानव द्वारा कंट्रोल की जाती है और लंबाई भी मन मुताबिक अपने उसको कट कर लेते हैं, मन मुताबिक इसमें लंबाई पाई जाती है। ठीक है, आपके इच्छा के अनुसार डिजायरेबल होती है। इसकी लंबाई कितना भी कर सकते हैं, इसकी मोटाई कितनी भी कर सकते हैं, ये आपका डिजायरेबल होता है। ठीक, जब फाइबर ज़्यादा यूनिफॉर्म होगा तो क्या होगा, वो मजबूत होगा। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, पोरोसिटी। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, पोरोसिटी। पोरोसिटी, ठीक, पोरोसिटी क्या होती है, पदार्थ में उपस्थित वायु तथा पदार्थ के अनुपात को पोरोसिटी कहते हैं। ठीक है, पदार्थ के बीच में जो गैप होता है, मान लो ये पदार्थ है कोई, इसमें कोई मान लो गैप है, जो उसमें उपस्थित वायु है और पदार्थ का जो अनुपात होता है उसे हम पोरोसिटी कहते हैं। इसको हम प्रतिशत में भी व्यक्त करते हैं। इसको किस में व्यक्त करते हैं, प्रतिशत में भी व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसी पोरोसिटी की वजह से फाइबर में मॉइस्चर और डाई करना इजी होता है, डाई एब्जॉर्ब होती है। इसी पोरोसिटी की वजह से उसी गैप में क्या होता है, पानी जाके इकट्ठा होता है और इसी में जब डाई करेंगे तो डाई उसी में जाके आसानी से होती है। ठीक, और यह नेचुरल फाइबर में ज़्यादा पाई जाती है। जो पोरोसिटी जो होती है नेचुरल फाइबर में सर्वाधिक होती है, नेचुरल फाइबर में सर्वाधिक होती है, जिसकी वजह से आपका मॉइस्चर रिटेंशन सबका पता होगा। जैसे वुलन का होता है आपका 13 से 16%, सिल्क का होता है इसी कारण से होता है 11 से 13%, जूट का आपका 11%, काटन का होता है आपका 7 से 8%, इसी कारण से होता है। ठीक है, पोरोसिटी इसमें ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी डाइंग करना भी आसान होता है। जितने नेचुरल फाइबर हैं उसकी डाइंग करना बहुत ही आसान होता है कंपैरिजन टू किसके, मैनमेड का। मैनमेड का मॉइस्चर रिटेंशन बहुत कम होता है, बहुत ही कॉम्पैक्ट नेचर रखता है, जिसकी वजह से उसकी डाइंग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है और उसका मॉइस्चर रिटेंशन ही बहुत कम होता है। जैसे पॉलिस्टर का 0.5 के आसपास होता है। ठीक है, इसके बाद हम लस्चर को देखते हैं। लस्चर क्या होती है,
चमक। लश्चर माने होती है, इसकी हिंदी होती है चमक। लश्चर की जो हिंदी होती है वो आपका चमक होती है। लश्चर। यह एक महत्वपूर्ण गुण होता है, डिजायरेबल प्रॉपर्टी में यह एक महत्वपूर्ण गुण होता है। नेचुरल फाइबर में सिल्क में सर्वाधिक लश्चर होती है। नेचुरल फाइबर में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लश्चर किस में होती है? सिल्क में होती है। कॉटन फाइबर में लश्चर बहुत कम होती है। कॉटन जो फाइबर होता है उसमें लश्चर कम होती है। जब इसको हम कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सलूशन से पास कराया जाता है फाइबर को, या कॉटन फैब्रिक को सोडियम हाइड्रोक्साइड के सलूशन से पास कराया जाता है, यानी कि इसी को प्रोसेस का नाम कहते हैं मर्सराइजेशन। यानी मतलब मर्सराइजेशन प्रोसेस जब करते हैं तो कॉटन में क्या होती है? चमक आ जाती है, लश्चर आ जाती है। कॉटन में लश्चर आ जाती है। ठीक है, कॉटन में लश्चर नहीं होती है। जब हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के सलूशन से, या इसी को मर्सराइजेशन प्रोसेस कहते हैं, मर्सराइजेशन प्रोसेस करते हैं तो कॉटन फाइबर में लश्चर आ जाती है, चमक आ जाती है। ठीक है, इसके बाद हम सिल्क क्या नाम है, जितने भी मैनमेड फाइबर होते हैं उसमें लश्चर बहुत अधिक होती है। जितने भी मैनमेड फाइबर होते हैं उसमें लश्चर बहुत ही अधिक होती है, क्योंकि जो उसका सरफेस होता है बहुत ही स्मूथ होता है। ठीक है, उसकी सरफेस स्मूथ होती है, इस वजह से मैनमेड फाइबर में लश्चर बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है, उस लश्चर को कम करना पड़ता है जिससे आँखों को सूटेबल लगे। ठीक है, इस सरफेस बहुत स्मूथ होती है, इस स्मूथ होती है और यूनिफॉर्म होती है, इवन होती है, कहने मतलब समान होती है, चिकनी होती है प्लस समान होती है, जिसकी वजह से लश्चर बहुत अधिक होता है। कभी कभी इसमें आवश्यकता होती है इस लश्चर को कम किया जाता है, नहीं करेंगे तो इसको हम देख ही नहीं सकते, इतनी लश्चर ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद हम अध्ययन करेंगे 6 पॉइंट को, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबल कब होगा? जब फाइबर की फिजिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट और प्रोसेसिंग एक्चुअली डाइंग के अंतर्गत आ जाता है। प्रोसेसिंग ट्रीटमेंट पर करने पर इसके प्रॉपर्टी में कोई परिवर्तन ना आए तो वह ड्यूरेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, अगर आप फिजिकल चेकिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, केमिकल टेस्टिंग कर रहे हैं, प्रोसेसिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इन सब की वजह से अगर इसकी ड्यूरेबल कम हो रही है तो इसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। कहने मतलब फिजिकल, केमिकल और प्रोसेसिंग ट्रीटमेंट का कोई भी प्रभाव फाइबर पर नहीं पड़ना चाहिए, जिसकी वजह से फाइबर ज़्यादा ड्यूरेबल होगा। ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ होगा। अगर इसका कोई प्रभाव पड़ रहा है प्रोसेसिंग करने पर तो क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाएगी तो कम ड्यूरेबल होगा। तो किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव या कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए जिसकी वजह से फाइबर कम ड्यूरेबल हो। तो इसकी ड्यूरेबिलिटी, ये सब तीनों प्रोसेस अगर अच्छे से होगा, कोई भी प्रभाव नहीं इफेक्ट करेगा। फिजिकल चेक करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। केमिकल चेकिंग में भी फाइबर पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। प्रोसेसिंग ट्रीटमेंट पर भी फाइबर पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से फाइबर ज़्यादा ड्यूरेबल होगा। और लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, कमर्शियल अवेलेबिलिटी।
कमर्शियल वायबिलिटी, इसमें क्या होता है, इसमें जितनी भी आपकी डिजायरेबल प्रॉपर्टी होती है, डिजायरेबल प्रॉपर्टी प्लस इसेंशियल प्रॉपर्टी, इसेंशियल प्रॉपर्टी को प्रभावित किए बिना, कहने मतलब ये सब प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए, इसको प्रभावित किए बिना सस्ते दर पर उपलब्ध होना चाहिए। जो फाइबर है वो सस्ते दर पर उपलब्ध होना चाहिए। सस्ते दर पे उपलब्ध होने पर फैब्रिक, फाइबर जब सस्ते दर पे उपलब्ध होगा तो फैब्रिक भी उस कम दर पे लोगों को मिल जाएगा, इसीलिए इसको कमर्शियल अवेलेबिलिटी कहते हैं। ये नहीं कि कमर्शियल अवेलेबिलिटी के चक्कर में डिजायरेबल प्रॉपर्टी कम हो जाए, एसेंशियल प्रॉपर्टी कम हो जाए, ये सब वही रहनी चाहिए, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ना एसेंशियल प्रॉपर्टी पर ना डिजायरेबल प्रॉपर्टी पर। और उचित दर पे फाइबर इंडस्ट्री वालों को मिलना चाहिए, इंडस्ट्री वाला तब ही आपको सस्ते में फैब्रिक लोगों को पहुंचाएगा, कम कीमत पे लोगों को उपलब्ध हो पाएगी। ठीक है, तो ये आपका 7 पॉइंट था इसमें डिजायरेबल प्रॉपर्टी में। ये सभी पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से 5 नंबर में जैसा कि हमेशा पूछा जाता रहा है, तो अब की बार भी हो सकता है 5 नंबर में आपका क्वेश्चन आए। ठीक, तो हम एक बार आपका रिवीजन करा देते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है आज। तो डिजायरेबल प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है फाइबर की फाइननेस क्या होती है। डिजायरेबल प्रॉपर्टी में हमने सबसे पहला पढ़ा फाइननेस, फाइबर की एकांक लंबाई को हम लोग फाइबर की फाइननेस कहते हैं, मतलब बारीकपन। ठीक, इसको ग्राम प्रति इंच या ग्राम प्रति सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं। फाइबर जितना लंबा होगा और जितना फाइन होगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही अधिक होगी। इसका तात्पर्य कि फैब्रिक जितना ही महीन रहेगा, पतला रहेगा, वो बहुत ही क्या नाम है स्ट्रांग होगा, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी होगी। ठीक है, उसके बाद हम रेजिलेंसी पढ़े हैं। रेजिलेंसी नेचुरल फाइबर में ज़्यादा होता है लेकिन ऊल में यह सर्वाधिक होता है। इसी कारण ऊल फैब्रिक पर क्रीज जनरेट करना बहुत ही असंभव होता है। ठीक है, जब किसी फाइबर पर, इसकी डेफिनेशन है, जब किसी फाइबर पर कोई बाह्य बल लगाया जाए तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए, और जब बाह्य बल हटा लिया जाए तो वह ओरिजिनल स्टेट में आ जाए, इसी को रेजिलेंसी कहते हैं। ऊल में यह सर्वाधिक पाया जाता है, नेचुरल फाइबर में ज़्यादा पाया जाता है लेकिन ऊल में यह सर्वाधिक पाया जाता है। मैनमेड फाइबर में नेचुरल फाइबर की तुलना में कम पाया जाता है। ठीक है, इसलिए उस पर क्रीज आसानी से जनरेट होती है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे आपका यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी में क्या है, उसकी मोटाई और लंबाई समान होनी चाहिए, लेकिन नेचुरल फाइबर में यह कम होता है। कोई लंबा फाइबर होगा, कोई छोटा फाइबर होगा, फ्लैट फाइबर होगा, किसी की डायमीटर कम होगी, किसी की ज़्यादा होगी, इसी वजह से यूनिफॉर्मिटी लाना संभव होता है। लेकिन मैनमेड फाइबर में मनुष्य के इच्छा पे डिपेंड करता है, इस वजह से उसमें मोटाई भी समान होती है और उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है जितना आप बढ़ाना चाहें। ठीक है, इस वजह से नेचुरल फाइबर की तुलना में मैनमेड फाइबर में यूनिफॉर्मिटी ज़्यादा होगी। यूनिफॉर्मिटी होगी तो वह ज़्यादा मजबूत होगा। ठीक है, इसके बाद हम पोरोसिटी को अध्ययन किए थे। चौथा पॉइंट है आपका पोरोसिटी में ये होता है कि पदार्थ में उपस्थित वायु और पदार्थ के अनुपात को हम लोग पोरोसिटी कहते हैं। इसको हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। पोरोसिटी नेचुरल फाइबर में ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसमें पोरोसिटी होने की वजह से डाई और मॉइस्चर रिगेन उसमें उपस्थित रहता है फाइबर में। नेचुरल फाइबर में पोरोसिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से उसमें डाइंग करना बहुत ही आसान हो जाता है, जिससे हम समझ सकते हैं मॉइस्चर रिगेन भी ज़्यादा होता है। इसी वजह से पोरोसिटी अधिक होती है, इस वजह से मॉइस्चर रिगेन ज़्यादा होता है। जैसा हमने बोर्ड में बताया था कि ऊल का आपका 13 से 16 होता है, सिल्क का 11 से 13 होता है और जूट का 11% होता है, कॉटन का आपका 7 से 8% के बीच में होता है। ठीक है, मैनमेड फाइबर में पोरोसिटी कम होती है, जिसकी वजह से डाइंग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है या बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। ठीक, इसके बाद लस्चर को अध्ययन किए थे 5वें पॉइंट पर। लस्चर किसी पदार्थ का महत्वपूर्ण गुण होता है। नेचुरल फाइबर में सिल्क में सर्वाधिक लस्चर होता है,
कॉटन में लस्टर बहुत ही कम होता है, जिसका हम कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड से मॉइस्चराइजेशन करते हैं, कॉटन फाइबर का मॉइस्चराइजेशन करते हैं, जिसकी वजह से उसमें लस्टर आ जाता है। ठीक है, लेकिन मैनमेड फाइबर में लस्टर ऑलरेडी अधिक होता है। ठीक, क्योंकि उसकी सरफेस स्मूथ होती है और यूनिफॉर्म होती है, इस वजह से उसमें लस्टर होता है। एक्चुअली अब होता क्या है इसमें, जैसे कॉटन का जो क्रॉस सेक्शनल व्यू है आपका किडनी शेप का होता है। ठीक है, ये किडनी शेप होता है। जब हम कास्टिक के सॉल्यूशन में डिप करते हैं यानी तो इसका शेप जो होता है सर्कुलर हो जाता है। ठीक है, जैसे ही सर्कुलर होगा, ठीक, तो इसमें लस्टर आ जाती है, रेज ट्रांसफ़र हो जाएंगी आसानी से। तो सरफेस जितनी चिकनी होगी, जितनी स्मूथ होगी, उसमें लस्टर उतना ही अधिक होगा। ऐसा शेप हो जाता है कॉटन का मॉइस्चराइजेशन के बाद, तो इसमें लस्टर अधिक हो जाती है। वो मॉइस्चराइजेशन से पहले आपका किडनी शेप में होता है। ठीक है, इसके बाद है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी में क्या होता है, ड्यूरेबल फाइबर कब अधिक होगा। ड्यूरेबल में जब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और प्रोसेसिंग ट्रीटमेंट करते हैं, तो कोई भी प्रभाव उसको प्रभावित नहीं करना चाहिए फाइबर को। अगर कोई भी प्रभाव प्रभावित कर रहा है तो कम ड्यूरेबल होगा, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, स्ट्रेंथ कम नहीं होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट था कमर्शियल अवेलेबिलिटी। कमर्शियल अवेलेबिलिटी में हम ये देखते हैं फाइबर का इसेंशियल प्रॉपर्टी और डिजायरेबल प्रॉपर्टी को बिना प्रभावित किए फाइबर को कम कीमत पे इंडस्ट्री को मिलना चाहिए। जब इंडस्ट्री को कम कीमत पे मिलेगा तो क्या करेगी, वो लोगों को सस्ते दर पर उपलब्ध कराएगी फैब्रिक। ये आपका पूरा डिजायरेबल प्रॉपर्टी था। इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ओके, थैंक यू।